ट्यूटर 360 में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम देख रहे होंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। हमने बियर लैम्बर्ट लॉ फोटोकेमिस्ट्री का देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ वही है। बट बियर लैम्बर्ट लॉ जो कि हमने पढ़ा था, इंटेंसिटी के बारे में बता रहा था। बियर लैम्बर्ट लॉ जो कि इंटेंसिटी के बारे में बता रहा था कि कुछ जो लाइट एब्जॉर्ब होने वाली है, उसके साथ क्या हासिल होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी का क्या हासिल होने वाला है। कि अगर आई कोई लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी, है ना, अगर मान लो मुझे ट्रांसमिटेड लाइटिंग मिली तो इसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगा, दैट इज आई ए, वो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। बट इनसे पहले भी हमें दो लॉ और फोटोकेमिस्ट्री का पढ़ना जरूरी है। फोटोकेमिस्ट्री मैंने पहले बताया, फोटो मींस फोटोन्स, लाइट, है ना। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, अगर मान लो सूरज से कोई लाइट आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन के पैकेट्स के अंदर जो है वो बन जाएगी, और उस एक बंडल को, एक पैकेट को मैं बोलता हूं फोटोन। एक बंडल को या फिर एक पैकेट को मैं फोटोन बोलता हूं, जो कि क्वांटम केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ा गया था। फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब ये जो बंडल ऑफ पैकेट, इसकी एनर्जी होती है h म्यू, एक फोटोन की एनर्जी। अगर n है तो nh म्यू, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर मैं इस म्यू को भी लिख दूं nh, दैट इज c बाय लैम्डा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, बिकॉज मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज वेलोसिटी अपॉन लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो मैंने यहां पर उसको पुट कर दिया, v म्यू से म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा है, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होने वाली है, एनर्जी उतनी कम होने वाली है। फिर वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी लाइट की, उतनी एनर्जी कम होगी। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ ऐसा है, सबसे पहला जो लो स्टेट होगा वो होगा ग्रोथर्स-डेपर लो। दो साइंटिस्ट थे, 1908 की ये बात है, मतलब करीब 100-110 साल पहले की बात है। तो हम ग्रोथर्स-डेपर लो ने क्या बताया, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि भाई मान लो ये सिस्टम था या फिर मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्टेंट थे। अगर लाइट इन पर पड़ी, यही फोटॉन्स पड़े, या फिर मैं ये कह सकता हूं, तो जरूरी नहीं है जितनी लाइट इस पर पड़ेगी ये सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी इसके साथ हासिल हुआ है, जो भी इसका हुआ है, ये रिएक्टेंट थे, लाइट पड़ी, जाकर ये जिस भी चीज में कन्वर्ट हुए हैं, आई डोंट नो किस में कन्वर्ट हुआ है, मैंने सिर्फ इसको रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का नाम दे दिया। यहां पर मैंने बोल दिया कि लाइट की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, लाइट की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए जो भी ये चेंज हुआ है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर मैं उसको बोलता हूं फोटोकेमिकल चेंज। तो ग्रोथर्स-डेपर ने ये बात बोली कि भाई अगर 100% लाइट जा रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी लाइट इस प्रोडक्ट बनाने के काम आ रही हो। ये बात जरूरी नहीं है, सिर्फ वही लाइट काम आएगी प्रोडक्ट बनाने के जो कि लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। एब्जॉर्ब, बार बार हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ ने भी इसी एब्जॉर्ब लाइट के बारे में काम बताया था। और जो जबलोंस्की डायग्राम पढ़ा था, उसका भी पहला स्टेप जो था, प्राइमरी स्टेप जो था, वो भी क्या था? एब्जॉर्प्शन था। एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। बट उससे पहले की कहानी इन्होंने बता दी कि भाई सारी की सारी जो लाइट है, ग्रोथर्स-डेपर लॉ ने बताया, सारी की सारी जो लाइट है, जरूरी नहीं है वो सारी ही रिस्पॉन्सिबल हो फोटोकेमिकल चेंज के लिए, है ना। उसमें से कुछ ही पार्ट होगा जो कि फोटोकेमिकल चेंज लेके आएगा किसी भी रिएक्टेंट के अंदर। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं दैट reactant can only do photochemical change for the light absorbed, not for all the light that incident upon it. ये था ग्रोथर्स-डेपर लॉ, जीडी लॉ जिसको मैं बोलता हूं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे प्राइमरी जो स्टेप होता है वो यही होता है। और इसी प्राइमरी स्टेप के अंदर एक और स्टेप होने वाला है, एक और चीज होने वाली है जिसको दूसरे बंदे ने बताया था,
जिसका नाम था क्या, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। मतलब दो बंदे अलग थे बट दूसरा लॉ इन्होंने कंबाइन दिया, दैट इज स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ये भी वही 100-110 साल पुरानी बात है, 1908 में चला था शायद, ये आइंस्टाइन ने 1912 के अंदर ज्वाइन किया था। तो उसके बाद आइंस्टाइन ने संभाला, उन्होंने बोल दिया अच्छा ये बार-बार हम पढ़ते हैं इज इक्वल एच म्यू, अभी बताया ये किसने दिया, ये एक फोटोन की एनर्जी किसने दी, आइंस्टाइन ने ही तो दी थी। तो हमारे पास या फिर इसका जो साइंटिस्ट था उन्होंने कौन था, वो मैक्स प्लैंक ने काम किया था, इसलिए यहां पर h यूज होता है, दैट इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 into 26 into 10 to the power -34 जूल सेकंड होती है। तो स्टार्क आइंस्टाइन ने ये बात बोली कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अगर ये रिएक्टेंट थे, मैंने लाइट डाली, तो जो पहला एक मोल या फिर ये बोल दूं 1 फोटोन, या फिर एक और नाम से जानते हो क्या, 1 क्वांटा। तो एक फोटोन या फिर एक क्वांटा लाइट काफी है एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट मतलब सिर्फ उसके, अभी तक मैं अब्सॉर्ब करा रहा हूं, एक्टिवेशन का मतलब ये है कि कहीं ग्राउंड स्टेट में कोई चीज पड़ी है, अगर मैंने लाइट डाल दी, एच म्यू डाल दिया, तो वो किसमें चली जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। जैसा कि हम वो उस ब्लोन्स्की डायग्राम के अंदर पढ़ रहे थे कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने लाइट डाली तो उठ के ये इधर चला गया, वही प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, वही यही है, इसको भी मैं प्राइमरी एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला क्या कि एक फोटोन या फिर एक क्वांटा एनर्जी बहुत है किसके लिए, एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराने के लिए। तो मतलब क्या कि हमारे पास, मैं ये लिख सकता हूं कि एक क्वांटा या फिर एक फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन। और यहां पर मैंने बोला एक्टिवेशन, बट जरूरी नहीं है, ये उसने बोल दिया साथ के साथ कि ये जरूरी नहीं है कि इसी एक क्वांटा से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। हाँ वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोडक्ट में आने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं अब प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकता हूं, बट ये जरूरी नहीं है कि एक फोटोन उसको एक्टिवेट करके मॉलिक्यूल के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर दूसरे चेंज कर दे। ऐसा मैं कब पढ़ता हूं, ऐसा मैं पढ़ता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान। सारी चीजें कोरिलेट होती है आपस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसलिए मैं साथ साथ ही छोटी मोटी चीजें आपकी क्लियर करता जाता हूं कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच में लिंक बनाओगे तो ओवरऑल केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यही तो बोला था कि भाई ये अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर ये कोई मेटल है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, कब, जब मैं कोई एनर्जी डालूंगा h म्यू। बट आपने वहां पर पढ़ा था कि इस ऑब्जेक्ट की भी खुद की थोड़ी बहुत एनर्जी होती है जिसको मैं वर्क फंक्शन के नाम से जानता हूं, दैट इज h म्यू नॉट। ये बातें हमने पढ़ी हैं। तो h म्यू नॉट मतलब एक ऑब्जेक्ट की खुद की कोई ना कोई एनर्जी होगी, या फिर जिसको मैं वर्क फंक्शन के नाम से जान रहा हूं। अगर मुझे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो डेफिनेटली जो भी मैं लाइट या जितना भी क्वांटा मैं लेके आ रहा हूं, जितने भी फोटॉन्स लेके आ रहा हूं, वो उस वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होने चाहिए। तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ने सिर्फ इतना बताया कि भाई एक मॉलिक्यूल की जो, एक मॉलिक्यूल या फिर एक मोल बोल दूं, एक मोल जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उससे मैं स्टडी करने वाला हूं क्वांटम यील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है, व्हाट इज क्वांटम यील्ड, कि भाई लास्ट में प्रोडक्ट कितना मिला या फिर कितने नंबर मिले। अब वो क्या होंगे, सबसे पहले मैं ये लिखने वाला हूं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन दैट एब्जॉर्ब, ऑफ रेडिएशन दैट एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन जरूरी है, बस ये भी जरूरी है कि अगर प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है तो ये एच म्यू नॉट से ज्यादा ही होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। बट इसकी कहानी किसने क्लियर, इसकी कहानी तो क्लियर नहीं की, बट इसकी कहानी किसने क्लियर कर दी कि भाई एक क्वांटा या फिर एक फोटोन जो होगा वो एनर्जी को, मतलब मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को सिर्फ और सिर्फ एक्साइट करेगा या एक्टिवेट करेगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। तो हमने ये पढ़ा। इसके जगह मैं रिएक्टेंट की जगह ये भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स दैट रिएक्ट। ये भी ध्यान रखना, ये जो E इज इक्वल एच म्यू है, या फिर एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की, उसी को मैं बोलता हूं वन आइंस्टीन। वन आइंस्टीन, इसलिए मैं बोल रहा था कि आइंस्टीन ने ये दिया था, वैसे तो आइंस्टीन ने मेजर हमारा फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल mc स्क्वायर, बट दिस बोथ आर एनर्जी, तो उसको कोरिलेट कर दिया गया। इसी को ही एक आइंस्टीन के बारे में बोला गया। तो मैं इसके नीचे कई बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब।
अब देखना, दो फॉर्मूले बनाए, क्वांटम हीट के बहुत फॉर्मूले बन सकते हैं। यहां पर मैंने डाला नंबर ऑफ रिएक्टेंट या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट रिएक्ट, ये भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट रिएक्ट। साथ ही साथ अगर मैंने रिएक्टेंट के बेसिस पर ये एग्जांपल दिए हैं, ये फॉर्मूले बनाए हैं, तो मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बना सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, डिवाइड में सेम रखूंगा, दैट इज नंबर ऑफ फोटोन दैट एब्जॉर्ब। सेम इसी तरीके से मैं यहां पर ये लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स की फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इसके, कोई दिक्कत नहीं है, वो इजी है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब। तो ये चारों फॉर्मूले आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वांटम यील्ड को Q से डिनोट कर दिया जाता है। परसेंटेज यील्ड भी मैं निकालता हूं, इसी की हेल्प से निकालता हूं, कितने रिएक्टेंट थे, कितने प्रोडक्ट बने, टोटल करो, डिवाइड करो, इनटू 100 करो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन कॉन्सेप्ट जो भी मेरी सिखाने की कोशिश है वो सिर्फ ये दोनों लॉ थे, दैट इज ग्रोथर डेपर लॉ एंड दिस स्टार्क आइंस्टीन लॉ। एक ने ये बताया कि भाई सारी की सारी लाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है फोटोकेमिकल चेंज के लिए, सिर्फ वही लाइट रिस्पॉन्सिबल है जो कि एब्जॉर्ब हुई है। इसलिए पहले वाले लॉ को मैं लॉ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी बोलता हूं, लॉ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। किसको बोल रहा हूं मैं, ये जीडी लॉ को, ग्रोथर डेपर्स लॉ को। दूसरा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ था, जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई एक ही क्वांटम से एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बदलने के रास्ते में, खुद को प्रोडक्ट जब बनाएगा उस रास्ते पर चल पड़ेगा। तो क्वांटम यील्ड की ये सारी की सारी कहानी है ना। अब क्वांटम यील्ड में तुम ये समझना, मान लो अगर एक परफेक्ट रिएक्शन हुई, हम यही बोल रहे हैं ना, लॉ ने तो हमें, परफेक्ट लॉ ने तो हमें यही बताया कि भाई जितने रिएक्ट करेंगे या फिर जितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए वही तो करेंगे जो एब्जॉर्ब हुए। मतलब अगर ये 1 थे, नीचे वाला भी 1 होगा, ये 2 थे, नीचे वाला भी 2 होगा, ये 4 थे तो नीचे वाला भी 4 होगा, तो डेफिनेटली इनका आंसर 1 आना चाहिए। मतलब Q विल ऑलवेज बी 1। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल बहुत ही माइनर रिएक्शंस में होता है, बहुत ही आपको कम रिएक्शन देखने को मिलेगी। आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पता हो सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू के बारे में, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में या फिर मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो Q की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है 10 टू द पावर 6, Q की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर 6, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 10 रेज़ टू पावर -2। मतलब Q की जो रेंज है वो क्या है कि वो 10 रेज़ टू पावर 6 से कम होने वाली है और 10 रेज़ टू पावर -2 से ज्यादा होने वाली है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हमारा खत्म होता है। हमने बियर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया, इन दोनों लॉज के बारे में पढ़ लिया। एक क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।